हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीराम कोचिंग क्लासेस में। तो हमने ऑफलाइन क्लास में जहाँ तक पढ़ा था, एक क्लास के बाद हमारी क्लासेस बंद हो चुकी थी, तो उसको कंटिन्यू करना है। तो हमने ऑफलाइन क्लासेस में एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। तो आइए अब एक्सक्रीटरी सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार जो लोग नए पहले सिरे से देख रहे हैं क्लास को, उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो कि मैं पहली क्लास में डिटेल से बता चुका था। ऑफलाइन क्लास में हम मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानकारी ले रहे थे। उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानकारी लेने से पहले हम बात करेंगे सभी के उत्सर्जन की, पहले मानव के उत्सर्जन की, बल्कि सभी जंतुओं के उत्सर्जन की बात करेंगे। उसके बाद में अपन मानव के उत्सर्जन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो उत्सर्जन क्या होता है पहले समझते हैं। हमारे शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ का हमें उत्सर्जन करना होता है। मतलब उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उनमें बेसिकली नाइट्रोजन होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे शरीर में नाइट्रोजन कहाँ से आया? अच्छा चलो, आया तो अच्छी बात है, आया तो उसको निकालना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, सवाल का जवाब ये है कि जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में आता है। आपको लगता है नाइट्रोजन गैस है 78% है, हवा लेते तो अंदर जाती होगी। तो देखो, ये सही बात है, 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में, लेकिन वो आपके अंदर जाती है तो कुछ नहीं करती है, क्योंकि वो निष्क्रिय है। नाइट्रोजन जो होती है ये निष्क्रिय गैस होती है। लेकिन जो हम बात करें कि हमारे शरीर में नाइट्रोजन कैसे पहुंचा, तो हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन पहुंचा है वो एक्चुअली आया है प्रोटीन से। किससे आता है दोस्तों? प्रोटीन से। हम जो खाना खाते हैं उस भोजन के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं और प्रोटीन लेते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन की वजह से हमारे अंदर क्या आता है? नाइट्रोजन आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटीन से नाइट्रोजन आता है तो ये कैसे, क्या क्या करता है? देखो, हम खाना खाते हैं, उस खाने को हम पचाते हैं। खाने को पचाते हैं तो उससे जो जटिल पदार्थ होते हैं उससे सरल पदार्थ बन जाते हैं। तो जब प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन बेसिकली एमिनो एसिड्स का बना होता है, एमिनो एसिड का बना होता है। तो इसका पाचन होगा तो इसके पाचन से क्या बनेंगे? एमिनो एसिड। तो प्रोटीन को जब हम पचाएंगे तो इसके पाचन से हमारे शरीर में एमिनो एसिड बनेंगे, एमिनो एसिड। ओके, अच्छा, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, वो लोग नहीं जानते कि एमिनो एसिड क्या है, तो उनको मैं एक एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि एमिनो एसिड में क्या होता है। एक कार्बन होता है जिसके साथ एक NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, इसमें एक COOH यानी एसिडिक ग्रुप होता है, इसमें एक एल्किल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन होता है। कहने का मतलब ऐसी सी एमिनो एसिड की संरचना होती है। फिर इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो आपको NH2 दिख रहा है, ये NH2 इससे रिलीज कर दिया जाएगा और NH2 को रिलीज किया जाएगा NH3 की फॉर्म में। इस NH3 को कहेंगे अमोनिया। तो आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तो ध्यान नहीं रखना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अमीनो एसिड में NH2 होता है और NH2 से हम क्या निकाल सकते हैं? NH3। तो यहाँ से अमोनिया निकलेगी। तो आगे जाकर के हमारे शरीर में जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनका डीएमिनेशन यानी हिंदी में बोलेंगे विअम्लीकरण, विअम्लीकरण होता है और विअम्लीकरण के परिणाम स्वरूप क्या बनती है? अमोनिया, NH3। NH3 को क्या कहा जाता है? अमोनिया। तो ये अमोनिया बनती है। ओके, ये विअम्लीकरण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में विअम्लीकरण होता है। तो विअम्लीकरण कहाँ होता है? शरीर की प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में विअम्लीकरण होता है। ओके, तो शरीर की प्रत्येक कोशिका में विअम्लीकरण चल रहा है। जब विअम्लीकरण हो जाएगा तो हर कोशिका से क्या रिलीज होगा? अमोनिया, NH3। अब ये जो अमोनिया होता है, इस अमोनिया के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये अमोनिया जहरीला है दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक है, ये विषैला है और विषैला पदार्थ अगर हमारे शरीर में होगा तो हमको प्रॉब्लम करेगा, हमको दिक्कत देगा। तो हमें इन विषैले पदार्थों से शरीर को बचाना है। तो हमारी बॉडी दोस्तों बहुत ही डेवलप्ड है, बहुत ही एडवांस्ड है। हमारी बॉडी इस विषैले पदार्थ को भी निपटा देती है, सल्टा देती है और इसको कम हानिकारक या कम विषैले पदार्थ में बदल देती है। अब वो कम विषैला पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया जो होता है ये ब्लड में मिल जाता है, हर सेल से अमोनिया निकलता है और हमारा जो भोजन होता है उस भोजन में हम जो खाते हैं इसमें भी बहुत सारे हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं, लेकिन पचने के बाद जो पदार्थ होता है वो सारा का सारा ब्लड में जाता है, खून में जाता है और खून से जाता है लीवर में, यकृत में। और यकृत में उन पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, यानी कि निराविषीकरण। यानी कोई भी अगर विषैला पदार्थ हमारे शरीर में बनता है तो उसको जो है कम विषैले पदार्थ में या कम हानिकारक पदार्थ में बदला जा सकता है और ये काम कौन करता है? यकृत। तो यकृत का बहुत ही बढ़िया काम है हमारे शरीर में। तो जो अमोनिया बनी है ये अमोनिया ब्लड में होगी और ब्लड यकृत में जाएगा, तो यकृत में इस अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ में बदल जाएगा और वो कम हानिकारक पदार्थ क्या होगा? यूरिया। तो हमारे यकृत में अमोनिया को किस में बदल दिया जाता है? यूरिया में। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला हो गया। तो जो है अमोनिया वो अधिक विषैला था, इसको कम विषैले पदार्थ यूरिया में बदल दिया। कहाँ पर बदला गया? अच्छा, ये जो बदलने की क्रिया ये यकृत में हुई। कहाँ पर हुई? यकृत में, लीवर में। लीवर में एक्चुअली दोस्तों एक जटिल साइकिल चलता है, एक चक्र चलता है, जिस चक्र के दौरान इसका निर्माण होता है और उस चक्र को कहा जाता है ऑर्निथीन चक्र।
ऑर्निथिन चक्र। तो ऑर्निथिन चक्र के चलने के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? अमोनिया, सॉरी यूरिया। अब आप देखते हैं शुरू से क्या हुआ। आपने खाना खाया, खाने में क्या लिया? प्रोटीन। प्रोटीन को पचाया तो इसके पाचन से क्या बना? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड शरीर की हर कोशिका में गया और हर कोशिका में एमिनो एसिड का क्या हुआ? विअम्लीकरण, डीएमिनेशन। विअम्लीकरण शरीर की हर कोशिका में हुआ और इस विअम्लीकरण के परिणाम स्वरूप अमीनो एसिड से क्या बन गया? अमोनिया बन गया। अमोनिया कैसा था? विषैला। इस वजह से अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल दिया गया और ये यूरिया कैसा है? अमोनिया की तुलना में कम विषैला है। अच्छा, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कहां पर हुआ? यकृत में, लीवर में। ओके, अब अपन बात करते हैं ऑर्निथिन चक्र। ऑर्निथिन चक्र क्या होता है? ये अमोनिया को यूरिया में बदलने के लिए एक जटिल चक्र चलता है जिसको ऑर्निथिन चक्र कहते हैं और ये यकृत में विशेष कोशिकाएं होती है, हेपेटोसाइट्स, उनके अंदर ये चक्र चलता रहता है। ओके, तो ओवरऑल क्या हुआ? प्रोटीन को खाया, पचाया, लास्ट में क्या बन गया? यूरिया। बताओ यूरिया में नाइट्रोजन है कि नहीं है? दो नाइट्रोजन नजर रहे एक मॉलिक्यूल में, तो इसका मतलब यूरिया में नाइट्रोजन तो है और ये यूरिया भी हमारे लिए हानिकारक है। हमारी बॉडी में यूरिया भी नहीं होना चाहिए और बेसिकली यूरिया कहाँ है? ये हमारे खून में मौजूद है। अब खून के अंदर यूरिया है तो समस्या हो गई। तो हमारे अंदर एक और सिस्टम होता है, इस खून से इस यूरिया को छांट करके अलग कर देता है। तो हमारे शरीर में जो तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हम किडनी पढ़ते हैं, वृक्क पढ़ते हैं, वो वृक्क या किडनी क्या काम करती है? हमारे खून में जो यूरिया है उस यूरिया को छान करके अलग कर देती है और यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देती है। यूरिन यानी कि मूत्र। तो मूत्र को इंग्लिश में यूरिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें यूरिया होता है। तो मूत्र में क्या होता है? यूरिया। तो मूत्र के जरिए इस यूरिया को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो खून से यूरिया को अलग करने का काम किसने किया? किडनी ने। अब देखना, खून के अंदर यूरिया कहाँ से आया? अमोनिया से बना। अमोनिया कहाँ से आया? एमिनो एसिड से बना। एमिनो एसिड कहाँ से आया? प्रोटीन से बने। प्रोटीन कहाँ से आया? जो आपने खाना खाया वो। अगर आप खाना खाओगे तो प्रोटीन तो होगा ही होगा। मान लो आप लोग को ऐसा लगता है कि आप मांस, अंडा, मछली ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करते हो तो आपके अंदर प्रोटीन नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप दाल खाते हो, दाल में भी प्रोटीन है, सोयाबीन में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है प्रोटीन की, है ना। हम जो भी खाते हैं बेसिकली उनमें प्रोटीन तो होता ही होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। ओके, तो देखा जाए जैसे कुपोषण के शिकार भी आपने देखे होंगे, दो टाइप के होते हैं, मेरेस्मस और क्वाशियोरकर, जो हमने पाचन वाले चैप्टर में बेसिकली पढ़ाए थे और आने वाली क्लासेस में भी अगर बीमारी के ऊपर क्लास होगी तो वहाँ पर भी पढ़ाए जाएंगे मेरेस्मस और क्वाशियोरकर। हाँ जी, यहाँ पर अपन बात करते हैं अब कि यूरिया तो बन चुका है। अब एक चीज़ देखनी है, एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये यकृत है। यकृत का काम क्या है? तो अभी हमने सीखा कि जो खून आता है उस खून में क्या होता है? अमोनिया। उस अमोनिया को यकृत किस में बदल देता है? यूरिया में। तो यकृत में जो आने वाला खून होगा उस आने वाले खून में किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? अमोनिया की। और जो जाने वाला खून होगा इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? यूरिया की। ओके, ये यूरिया जाएगा, यूरिया युक्त ब्लड, ये कहाँ पर जाता है? ये जाता है किडनी में। ये हमारी किडनी में जाएगा और किडनी में जब ये खून जाएगा तो किडनी में एंटर होने वाले खून में किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? यूरिया की। और छन करके यूरिया अलग हो जाएगा, शुद्ध रक्त जो होगा वो ब्लड में रह जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि इस यूरिया को छान करके अलग एक मूत्राशय जो होता है उसमें इकट्ठा कर दिया जाता है और मूत्राशय में मूत्र के रूप में इकट्ठा रहता है, बाद में इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। अब क्वेश्चन आ जाए कि मान लो शरीर में अगर यकृत खराब हो गया तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो आपको आंसर देना है, शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर यकृत खराब होता है, ये यकृत है, अच्छा ये सब कैसा यकृत बना दिया? अरे यकृत जो होता है ना वो ऐसा ही होता है, वो द्विपालित होता है ना, दो पालियाँ होती है, इसलिए मैं ऐसा बना देता हूँ। तो जो यकृत होता है, यकृत अगर खराब हो गया तो ये अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये किसको कन्वर्ट कर रहा है? अमोनिया को यूरिया में। ये खराब हो जाएगा यकृत तो शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अगर शरीर में किडनी खराब होगी तो किसकी मात्रा बढ़ेगी? शरीर में अगर किडनी खराब होती है तो यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको इनको ध्यान रखना है कि शरीर में यकृत खराब होने पर अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और किडनी खराब होने पर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी किडनी खराब होती है, एक किडनी खराब होती है, दूसरी किडनी काम कर लेती है, लेकिन दूसरी वाली भी खराब हो जाए फिर क्या किया जाता है? तो फिर उनकी समस्या हो जाती है कि उनके शरीर में, उनके रक्त में यूरिया की मात्रा ज़्यादा है। तो फिर ऐसे लोग क्या कराते हैं? हीमोडायलिसिस कराते हैं ना। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है? आपके खून को बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक हीमोडायलाइजर मशीन होती है, उस मशीन से खून को गुजारा जाता है और उस मशीन में खून से यूरिया को अलग कर लिया जाता है और बिना यूरिया वाला रक्त वापस आपके शरीर में डाल दिया जाता है। तो ये हीमोडायलिसिस होती है, महंगी प्रोसेस होती है। हाँ जी, ये आपने कुछ बेसिक जानकारियाँ ली। अब अपन थोड़े से चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अपन को अब पढ़ना है उत्सर्जी पदार्थ, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ।
इसको मैं एक क्लास लेकर के पहले से समझा चुका हूँ ऑफलाइन क्लास में, इसलिए यहाँ पर शॉर्टली समझाऊंगा ताकि आने वाला मैटर जल्दी से पढ़ पाएँ। तो उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं, तो देखना उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो होता है, एक तो होता है अमोनिया, अभी जाना था अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है, एक होता है यूरिया और एक होता है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल जिसको कहा जाता है यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड ही लिख देते हैं, यूरिक एसिड। तो ये उत्सर्जी पदार्थ आपके सामने 3 नज़र आ रहे हैं। ओके, अब इन उत्सर्जी पदार्थों के बारे में देखना है, मैं कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ कि उत्सर्जी पदार्थ ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, या पहले विधि की बात करते हैं, क्रियाविधि। अमोनिया का उत्सर्जन करने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं, इसको अमोनोटेलिज्म कहते हैं, अमोनोटेलिज्म। तो अमोनिया का अगर कोई उत्सर्जन कर रहा है जीव, तो इसका मतलब वो किस क्रियाविधि को अपना रहा है, अमोनोटेलिज्म को अपना रहा है। कुछ जीव यूरिया को निकालते हैं तो इस विधि को यूरियोटेलिज्म कहते हैं, यूरियोटेलिज्म। और कुछ जीव अगर मान लो यूरिक एसिड को निकाल रहे हैं तो इसको यूरिकोटेलिज्म कहते हैं, यूरिकोटेलिज्म। ओके तो ये क्या हो गया, अमोनोटेलिज्म अमोनिया को निकालना, यूरियोटेलिज्म यूरिया को निकालना, और यूरिकोटेलिज्म यूरिक एसिड को निकालना। ये तो हो गई क्रियाविधि। अगली बात करते हैं जीव को। ऐसा जीव जो अमोनिया निकालता है उस जीव को क्या कहेंगे, उस जीव को अमोनोटेलिक जीव कहेंगे, अमोनोटेलिक जीव। ऐसा जीव जो यूरिया निकालता है उसको क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक जीव कहेंगे, यूरियोटेलिक जीव। ओके, और ऐसा जीव जो यूरिक एसिड निकालता है उसको यूरिकोटेलिक जीव कहेंगे, यूरिकोटेलिक जीव। तो जीव कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हैं ना मोटे मोटे तौर पर। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको अमोनोटेलिक जीव कहते हैं, ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरियोटेलिक जीव कहते हैं, और ऐसे जीव जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरिकोटेलिक जीव कहा जाता है। अब अपन और बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जल की आवश्यकता वो किस में कहाँ ज़्यादा होती है। तो अमोनिया जो होता है इसके उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो अमोनिया के उत्सर्जन में जल की आवश्यकता अधिकतम होती है, मैं इसको मैक्सिमम लिख रहा हूँ ना, मैक्सिमम। तो अमोनिया के उत्सर्जन में जल की आवश्यकता मैक्सिमम होती है। इसके अलावा जो यूरिक एसिड होता है इसमें जल की आवश्यकता मिनिमम होती है, तो इसमें जल की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। इसमें जल की आवश्यकता मध्यम है ना, मीडियम लिख देता हूँ, मध्यम जल की आवश्यकता होती है, न तो ज़्यादा न कम, ऐसे बीच की आवश्यकता है ना। जैसे मैं समझा दूँ, 1 ग्राम अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए 500 ml जल की आवश्यकता होती है, लगभग 1 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए 50 ml जल की आवश्यकता होती है लगभग, और 1 ग्राम यूरिक एसिड के उत्सर्जन के लिए 5 ml जल की आवश्यकता होती है। तो सबसे कम आवश्यकता किसमें होगी, इसमें, और सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसमें। इसका मतलब इसमें जल बहुत ही कम है, तो ये अर्ध ठोस रूप में निकालते हैं, अर्ध ठोस रूप में, ओके, या फिर ये पेस्ट के रूप में निकालते हैं। जो अपना उत्सर्जित पदार्थ होगा उसको अर्ध ठोस रूप या फिर पेस्ट के रूप में निकालते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल आप देखते हो, रेप्टाइल जो पक्षी होते हैं, तो पक्षी को कभी आपने सुसु करते हुए नहीं देखा होगा, है ना। पक्षी क्या करते हैं, जो अर्ध ठोस रूप में ही अपने जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको निकाल देते हैं ना, ये इनकी खास विशेषता है। आगे अपन बात करते हैं जल की आवश्यकता के बाद विषाक्तता की बात करते हैं। विषाक्तता का मतलब टॉक्सिसिटी, कौन कितना जहरीला है, सबसे ज़्यादा विषैला कौन सा होता है। तो जो अमोनिया होता है ये सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, मैक्सिमम, और जो यूरिक एसिड होता है ये सबसे कम जहरीला होता है, मिनिमम, और इसका वही मीडियम, यानी ये कम जहरीला होता है, न तो ज़्यादा कम न ही बहुत ज़्यादा जहरीला, मीडियम। और हम क्या निकालते हैं, हम यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं ना। हाँ जी, अगला देखते हैं ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा की आवश्यकता तो ऊर्जा की आवश्यकता की बात की जाए तो ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। ऊर्जा की आवश्यकता मैक्सिमम किसमें होती है, यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड को निकालता है उसको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो यूरिया को निकालता है उसको मीडियम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मीडियम, और जो अमोनिया के रूप में निकालता है उसको मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आपको उल्टे क्रम में याद रखना है। सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता किसको होती है, यूरिक एसिड को, और सबसे कम अमोनिया। ओके, ये हो गया। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बातें कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अमोनिया का उत्सर्जन कौन कौन करता है, तो पानी में रहने वाले जीव इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। पानी में रहने वाले जीव किसका एग्जाम्पल है, अमोनोटेलिक जीवों का एग्जाम्पल है ना। अब देखना, यहाँ पर बात की जाए अमोनिया में जल की आवश्यकता कैसी है, मैक्सिमम, तो पानी में रहने वाले तो जल को अधिक उत्सर्जित कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लूँ, टेडपोल क्या होता है, मेंढक का जो लार्वा होता है उसको टेडपोल लार्वा कहा जाता है, और मेंढक का लार्वा किसका उत्सर्जन करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है ना, टेडपोल लार्वा। और मछलियाँ जो होती हैं, मछलियाँ फिशेस, वो भी इसको निकालती है, अमोनिया को, फिशेस है ना, अस्थिर मछलियाँ। हाँ, तो ये किसको निकालती है, अमोनिया को। इसके बाद अपन बात करते हैं यूरिया की। यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है,
तो यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? जैसे आप मनुष्य को ले सकते हो, मनुष्य किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। मनुष्य बोल दिया तो यानी सारे के सारे स्तनधारी भी बोल ही दो, स्तनधारी मैमल्स जो होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसी के साथ आप जो मेंढक होता है, मेंढक भी यूरिया का उत्सर्जन करता है। खास बात है, टेडपोल क्या होता है? मेंढक का लार्वा। आपने बरसात में देखा होगा कि पानी के अंदर कुछ ऐसे ऐसे दौड़ते रहते हैं, तो छोटे छोटे जो होते हैं ना, वो बहुत से लोग समझते हैं कि मछलियाँ छोटी छोटी, वो मछलियाँ नहीं है, वो मेंढक का टेडपोल लार्वा होता है। तो मेंढक का जो टेडपोल लार्वा है वो क्या निकालता है? वो अमोनिया का उत्सर्जन करता है। जबकि मेंढक किसका उत्सर्जन कर रहा है? मेंढक उत्सर्जन करता है यूरिया का। ओके, और इसमें उभयचर भी आ सकते हैं। उभयचर जो होते हैं एम्फीबिया, वो भी क्या निकालते हैं? यूरिया निकालते हैं। अब इसके बाद अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करते हैं? यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उड़ने वाले कीट। उड़ने वाले कीट, जो भी कीट उड़ते हैं वो बेसिकली यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। इसका उत्सर्जन करते हैं रेप्टाइल, यानी कि हिंदी में कहते हैं सरीसृप। ये भी किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। अच्छा, जैसे कॉकरोच पूछ ले तो कॉकरोच क्या कीट है? हाँ है। तो कॉकरोच किसका उत्सर्जन करता है? कॉकरोच जो है ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन? इसका एग्जाम्पल अपन कॉकरोच ले लिया, उड़ने वाले कीट ले लिया, सब घोंगे। जो घोंगे होते हैं, ये घोंगे जो होते हैं ये मोलस्का हैं, पर ये भी क्या करते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको ध्यान रखना है। इन एग्जाम्पल को नज़रों में रखना कि पानी में रहने वाले अमोनिया निकालेंगे, और मनुष्य, स्तनधारी, मेंढक, उभयचर क्या निकालेंगे? ये यूरिया निकालेंगे। और यूरिक एसिड कौन निकालेगा? उड़ने वाले कीट, सरीसृप या अपने कॉकरोच और घोंगे। ये उत्सर्जी पदार्थ में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ पढ़े। प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ पढ़ने के बाद आगे का जो टॉपिक है इसको अपन कंटिन्यू करते हैं, मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। अब शुरू होता है चैप्टर, ये बेसिक जानकारी है। मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन, ह्यूमन एक्टिविटी सिस्टम। तो देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र अपन पढ़ेंगे तो इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना होगा, इसकी आज मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपन को पढ़नी होगी किडनी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वृक्क, है ना। किडनी या वृक्क, गुर्दे भी बोलते हैं ना। हाँ, इसके बाद ये एक और बात होती है, किडनी कितनी होती है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर में एक जोड़ी किडनी होती है, 1 पेयर, एक जोड़ी। तो टोटल कितनी हो गई? कुल 2। एक जोड़ी किडनी बोल दो या कुल 2 किडनियाँ शरीर में होती हैं। इसके अलावा हमारे जो होती है किडनी के अंदर यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर्स। ओके, एक किडनी से एक यूरेटर, दूसरी किडनी से भी दूसरा यूरेटर, है ना। इसको क्या कहेंगे? मूत्र वाहिनी, यूरेटर या मूत्र वाहिनी। तो ये मूत्र वाहिनी, ये भी कितनी होती है? ये 1 पेयर, यानी कि ये भी कितनी होती है? कुल 2 होती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या है? मूत्राशय, मूत्राशय जिसको क्या कहते हैं? जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और ये कितना होता है? ये एक ही होता है, ये ध्यान रखना। और इसके बाद चौथी चीज़ क्या है? मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग जिसको क्या कहेंगे? यूरिनरी ट्रैक कहेंगे। और ये भी कितना होता है? एक होता है। अब इनका संख्या है, रटनी नहीं है कि कौन कितना होता है। बेसिकली देखो, किडनी कितनी होती है तो आपको पता ही होगा, किडनी 2 होती है, ये किडनी और ये दूसरी किडनी, काजू जैसी बिल्कुल। हाँ, किडनी में ब्लड आता है और ब्लड में से यूरिया अलग हो जाता है और ब्लड वापस शुद्ध होकर चला जाता है। जो यूरिया जो होता है ना, मूत्र बन के आता है, वो इधर से एक नली से निकलता है, इधर से एक नली से निकलता है, और ये आगे जा करके एक थैले में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो किडनी दिखी आपको, ये कितनी है संख्या में? 2। और इनमें से निकलने वाली जो नली है, यूरेटर्स, मूत्रवाहिनी, ये भी कितनी है? 2। आगे मूत्र जहाँ पर इकट्ठा हो जाता है इसको क्या कहेंगे? मूत्राशय कहेंगे। ये कितना है? 1। और इसको मूत्र को बाहर निकालने के लिए जो रास्ता होगा उसको क्या कहेंगे? मूत्रमार्ग। ये भी कितना होगा? 1। तो ये हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अपन को पढ़ना होगा। क्या क्या पढ़ना होगा अपन को पढ़ना होगा किडनी डिटेल से, इसकी स्ट्रक्चर, यूरेटर्स इसकी स्ट्रक्चर डिटेल से नहीं पढ़नी, बस पता होना चाहिए कि 2 ही, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। और फिर मूत्र का निर्माण कैसा होगा ये जानकारी अपन लेंगे। तो अब किडनी स्टार्ट कर देंगे तो क्लास इतनी लंबी हो चुकी है कि पूरा कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो कल की क्लास में मैं किडनी स्टार्ट करूँगा और फिर किडनी से अपन कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे 2-3 क्लासों में या 4 क्लासों में चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।